निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं सैयद सिकंदर शिराजी आपकी खिदमत में आज मज़ार कायद के साए में हम अपने इस पैनल डिस्कशन का इनेकाद कर रहे हैं। और कायद की इस बर्थडे सेलिब्रेशन में हमने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए माजू को रिप्रेजेंट करते हुए एक पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो कायद की ज़िंदगी है, उनका तालीमी दौर, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग और उनका पॉलिटिकल अदवार जो उनका गुजरा है, और इसके साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए जो एक विजन दिया है, उसके हवाले से हम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम हमारे साथ हमारे मेहमान बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब मौजूद होंगे। हम इनसे ये पूछेंगे कि कैसे कायद ने अपनी इस पूरी ज़िंदगी को इस कायदाना सलाहियत के लिए तैयार किया, और हम ये देखेंगे कि जो आज का नौजवान है वो किस तरह उनकी इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ को अगर अपनाए और उसको फॉलो करे तो कायद की राह पर वो चलना शुरू हो जाए। आज ये दिसंबर की शाम है, कराची का दिन है, और हम कायद के मज़ार के साए में ही अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि हम उसी विज़न के साथ इस प्रोग्राम को करें कि जो कायद का विज़न था, और नौजवानों तक हमारे पैगाम पहुँचें, स्टूडेंट्स तक हमारे पैगाम पहुँचें, और किसी तरह हम ये बात मनवाने के लिए तैयार हो जाएं कि जो हमारा आज का तालिब इल्म है वो आज के पाकिस्तान के लिए जो कायद का विजन था उसके उसी रास्ते पर चल जाए, तो शायद कायद का वो ख्वाब पूरा हो जाए। तो इसके लिए हम आज कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम मज़ीद आज की गुफ्तगू को स्टार्ट करें, जो कायद के मुख्तलिफ कोटेशंस हैं उसमें से मैं एक कोट लूँगा, एक ऐसा कोट कि जिसने सबसे ज़्यादा मुझे मुतासिर किया है। एंड देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल में कोई आसान काम नहीं है, और ये जो स्टेटमेंट है देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान, ये किसी बहुत बड़े विल पावर और डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच वाले शख्स में ही हो सकता है। ये इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी अप्रोच, इतना बड़ा जुमला, इतनी बड़ी कोटेशन मैं नहीं समझता कि कायद जैसी पर्सनैलिटी के से हट के कोई इससे इस नीचे लेवल का बंदा कोई इस कोटेशन को दे। कायद की ज़िंदगी में डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस बहुत थी, कैरेक्टर का ख्याल उन्होंने अपने बहुत किया। इसके साथ साथ नौजवानों को, तालिब इल्मों को बारहा उन्होंने एजुकेशन बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा जोर देने की कोशिश की। इसी हवाले से एक उनका कोट मुझे याद आ रहा है। आप कहते हैं, डेवलप अ साउंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कैरेक्टर, इनिशिएटिव एंड अ सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड। इन चार चीज़ों पे फोकस किया कायद ने। डिसिप्लिन हो, कैरेक्टर हो, इनिशिएटिव हो और सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड हो। अगर ये चार कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ स्टूडेंट अपने अंदर डेवलप कर ले तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उभर के सामने आती है, और ये कायद के विजन का एक स्टूडेंट होगा। आज का जो हमारा पैनल डिस्कशन है, इस पैनल डिस्कशन में हमने कायद की ज़िंदगी के चार पहलुओं को उठाया है और उसमें थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करने की कोशिश की है। चूँकि वक्त बहुत कलील है और हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, वैसे तो कायद की पूरी ज़िंदगी सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, लेकिन जो वक्त हमें मिलेगा इस वक्त में हम लर्न करने के लिए जो बातें हम कर सकेंगे इसके लिए हम करेंगे। इसमें चार पोर्शन हमारा उनका एजुकेशनल करियर, उनकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उनका कैरेक्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैं समझता हूँ, कैरेक्टर बिल्डिंग, और साथ साथ जो पाकिस्तान का उनका विजन था जिसमें आज हम आज़ादाना सांस ले रहे हैं इस खुदादाद पाकिस्तान में, इस विजनरी पाकिस्तान को जो वो देखना चाहते थे पाकिस्तान को, हम उसके हवाले से बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसके हवाले से, जो कायद के हवाले से रोशनी डालेंगे, हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हमारे साथी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब मौजूद हैं। और डॉक्टर रेहान साहब ने अपनी PhD डॉक्टरेट इकबालियात पे की है जामिया कराची से। 2021 में आपने इकबालियात पे PhD किया। कायद के हवाले से बड़ी इंस्पिरेशन है इनके अंदर। तो आज हमने अपने इस पैनल डिस्कशन में मधु डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब को किया है ताकि हम कायद की ज़िंदगी के इन पहलुओं को डिस्कस करें और इसके हवाले से हम उनसे बात करें। सर, हम आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये देखते हैं कि जिन्ना साहब का जो बिगनिंग ऑफ एजुकेशन करियर है वो क्या है। वैसे तो जिन्ना साहब कराची आइट्स हैं और कराची में इनकी पैदाइश हुई। सबसे पहले सिंध मदरसतुल इस्लाम स्कूल से आपने तालीम हासिल की, लेकिन अगर हम इनकी हायर एजुकेशन करियर की बात करें तो इनका लंदन जाना, वहाँ से बैरिस्टरी की तालीम हासिल करना, लिंकन से इनको सेलेक्ट करना,
तो इस पूरे प्रोसेस में जो जिना साहब तैयार हो रहे हैं एक बड़ी लीडरशिप के लिए, एक तैयारी चल रही है बचपन से लेके जवानी और फिर हायर एजुकेशन में, ये एक बड़ी लीडरशिप की तैयारी चल रही है, एक लीडर बन रहा है इस पूरे प्रोसेस से। तो इस लीडिंग के लिए, इस पूरे प्रोसेस से इनके एजुकेशन का क्या किरदार रहा है, इसके हवाले से कुछ ज़रा आगाह करें। देखिए, आपने जैसा कि शेर पढ़ा कि जहाँ पुरसोज, फिर आपने सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड की बात की, फिर अभी आपने एजुकेशन को भी एक आपने रखा है सामने। तो सबसे पहले ये देख लें कि जो अरिस्टोटल का बेहतरीन कोट है हमारे सामने एजुकेशन के हवाले से, वो यूथ की एजुकेशन के हवाले से, कि उसने वो कहता है कि ऑल हु हैव मेडिटेटेड ऑन द आर्ट ऑफ गवर्निंग मैनकाइंड आर कन्विंस्ड दैट द फेट ऑफ एम्पायर्स डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन ऑफ यूथ। अब हम बैठे हैं ये डिस्कशन लेके और यूथ को समझाने के लिए कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिस वक्त कायद आज़म ने कराची से इंग्लिस्तान का सफ़र किया, तो वो वहाँ पर अपने वालिद की ख्वाहिश के लिए एक बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेशन के लिए गए। वहाँ पहुँचे तो एक टर्निंग पॉइंट हम उनका बहुत उम्दा तरीके से नोट कर सकते हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला किया, वहाँ जाके डिसाइड किया कि वो बिज़नेस एजुकेशन को छोड़ कर और वो लॉ की तरफ आएंगे। और इसमें उन्होंने फिर अपनी करियर को बनाने के लिए जिन वो शुरू में फरमाते हैं, वो एक किताब हमारे पास जो मेरा भाई है मिसेस मोहतरम फातिमा जिना की, उसमें फरमाते हैं कि लिंकन इन मैंने चूज़ नहीं की थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि उसके मेन गेट के ऊपर हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम है, और वो ये बताता है कि वो सबसे मुक़न्निनों में अज़ीम तरीन हैं जिन्होंने जो लॉ गिवर हैं। तो इससे इंस्पायर होकर उन्होंने लिंकन इनको मुंतखब किया और अपने एजुकेशन को वहाँ से शुरू किया और बहुत मेहनत से। और ये उनके टीचर का कमेंट में आता है, ही वॉज डिलीजेंट, ही वॉज इंटेलिजेंट। ये मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, डिटेल में ही बात कर सकता था, लेकिन ही वॉज डिलीजेंट। और उन्होंने उस डिलीजेंस के साथ, उस हार्डवर्क के साथ 3 साल के अंदर लिंकन इनसे बैरिस्टर का कोर्स किया और वो वहाँ से फारिग होकर फिर दोबारा इंग्लिस्तान आए। ये एक बहुत इंस्पायरिंग एक एग्ज़ाम्पल है कायद की, जो हमारे यूथ को समझना चाहिए कि उन्होंने वहाँ रह कर इंग्लिस्तान में अपनी तालीमात मुकम्मल की, और वो जो सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड की जो बेस होती है उसके लिए कई कुर्बानियाँ दी। तो वो सेक्रीफाइसेस भी बुक्स में आपको रेफरेंसेस में मिल जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इतना बताने पर इक्तिफ़ा करता हूँ। बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उठाए हैं। सर, ये जो आपने बातें बताई हैं, ये यकीनन कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी की ही खासियत होती है कि वो अपनी शौक़ को और अपने सिलेक्शन को करने से पहले वो देखता है कि मैं किस काबिलियत का हामिल हूँ और मुझे किस सिलेक्शन पे जाना चाहिए। चूँकि आप जैसे कि बता रहे हैं कि उनके वालिद की तरफ से उनको बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं हूँ। अच्छा, उसके पीछे एक राज था, उनको एक बहुत बड़ा लीडर बनना था। वो बिज़नेस में आते हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी में आप देखें, लीडरशिप बिज़नेस कम्युनिटी से नहीं उठती है, वो एक ऐसी कम्युनिटी से उठती है जो कि कानून, जो कि एक पढ़ा लिखा एक तबका हो, जो कि गुर्बत का मारा हो, जो कि बेचारगी का मारा हो, वहाँ से जो उभरता है तो बड़ी लीडरशिप वहीं से निकलती है। तो एक कायद ने वो जो सेलेक्ट किया लिंकन सिंह को और अपने लॉ को वो अपने वालिद के फैसले से हट के किया, तो ये बड़ी लीडर, बड़ी क़यादत से ज़रा से ये बताती है कि लीडरशिप कितनी बड़ी है। अच्छा, इसी लीडरशिप के तौर पर आते हैं, बतौर एक पॉलिटिकल लीडर उन्होंने पूरे पाकिस्तान का मुकदमा अकेले लड़ा, उनके साथ पूरी टीम थी, लेकिन एक द मैन ऑन द फ्रंट जो कि काम कर रहे थे, कायद अकेले थे और उनके पीछे पूरी कौम, उनके पीछे एक लीडरशिप पूरी क़यादत चल रही थी। अल्लामा इकबाल ये समझ रहे थे कि कायद की ही वो शख्सियत है कि जो इस पूरे काम को सरअंजाम देगी। तो अल्लामा इकबाल ने पै दर पे उनको खतूत भेजे और उनको खतूत भेज के बुलाया वापस कि आप आएँ, आप वाहिद शख्सियत हैं जो इस क़यादत को लीड कर सकते हैं और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकते हैं। इसके हवाले से कुछ बताएं। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप चली है और पूरा वहाँ से पॉलिटिकल लीडरशिप से कांग्रेस, फिर कांग्रेस को छोड़ा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसकी क़यादत संभाली और फिर वो वहाँ तक गए गवर्नरशिप तक, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान। ये पूरा एक जो उनका एक सफ़र गुजरा है, इसके हवाले से कुछ आगाह करें। ने अब कायद की शख्सियत का दूसरा पहलू पेश किया है, पॉलिटिकल रोल उनका एज अ पॉलिटिकल लीडर। तो सबसे पहले उनका ये डिसीजन देखिए आप, एक और टर्निंग पॉइंट देखिए, और ये तो मैं समझता हूँ कि वो खुद ही की मिसाल भी बन रहे हैं
कि जैसे कि इकबाल ने फरमाया कि खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, तो वो वहाँ से जब चले हैं तो उनको कराची आना था कि उनके वालिद साहब उनसे ये बता रहे थे कि कारोबार का नुकसान है, बिज़नेस का क्राइसिस है, लेकिन उनके जहन में उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, उनका जो एक ग्रेट विजन था, आगे जो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे, जो हदफ उनके जहन में था कि कौम को देखना है और उसको एक मंजिल तक पहुंचाना है, उसके लिए उन्होंने फ़ैसला किया कि वो कराची से अपने प्रोफेशनल करियर की बिगिनिंग नहीं करेंगे। उसके लिए वो बॉम्बे गए और 3 साल तक इंतहाई टफ स्ट्रगल की। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ये हमारे यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, जो आज शॉर्टकट्स के लिए समझते हैं कि वो शॉर्टकट्स के ज़रिए ग्रेटनेस हासिल कर सकते हैं। तो वो इस स्टेप से, इस डिसीजन से, कायद की डिटर्मिनेशन से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बॉम्बे आके सेट हुए। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया। 1913 में वो मुस्लिम लीग में भी आए। 1920 में उन्होंने कांग्रेस को खैराबाद किया और उसके बाद ये स्ट्रगल आगे चलकर अपने पीक पर 1937 के इलेक्शंस के बाद जब उन्हें टाइटल मिला है कायदे आज़म 1938 में, तो वो फिर हकीकत में उन्होंने अगले 9 साल में वो जिद्दोजहद करके दिखाई जो इतने कम अरसा में शायद ही दुनिया की अजीम शख्सियात में से जो सियासतदान भी हों और किसी मुल्क को कायम कर सकें, वो कायद मोहतरम ने करके दिखाई। और उसमें हमारी यूथ के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि ये यहाँ से वो हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं पॉलिटिकल करियर से कायद आज़म की। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, यकीनन कायद को कायद आज़म ऐसी नहीं कहा गया। कायद आज़म इसका मतलब है कि बहुत बड़ी लीडरशिप एक। और इसके साथ साथ सर हम ये देखते हैं कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग है एक इंसान की, ये कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ का नाम है जो कि दूसरे इंसान को कन्विंस कर देती है कि यस ही इज़ द मैन जिस पे भरोसा किया जा सकता है। कायद का कैरेक्टर बहुत मशहूर है ज़माने में और किताबों में उनके कैरेक्टर की मिसालें बहुत दी जाती हैं। जहाँ वो इंग्लैंड गए और दूसरे पाकिस्तान के जो फैसले लिए उन्होंने, उस फैसलों के पीछे उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की अप्रोच जो है नज़र आती है। और यकीनन हम देखते हैं कि हर बड़ा इंसान सबसे पहले एक बड़े कैरेक्टर का मालिक होता है और यकीनन कायद की जो पर्सनैलिटी है ये एक बहुत बड़े कैरेक्टर की मालिक थी। इसमें किसी को दो राय, कोई शक नहीं है। आखिर कायद के कैरेक्टर में क्या ऐसी खास बात थी कि इतनी बड़ी आबादी को उन पे भरोसा हो गया, यस ही इज़ द मैन जो कि हमें आज़ादी की राह दिखा सकता है। कम से कम 1857 से लेके जो एक प्रेशर था पूरी कौम के ऊपर 57 की जंग आज़ादी के बाद, तो उस प्रेशर को ख़त्म करने वाला यही वो बंदा है। तो असल में उन पीछे एक कैरेक्टर काम कर रहा है। तो उनके कैरेक्टर की कुछ मिसालें दें और हमें आगाह करें कि कैसे उनका कैरेक्टर जो है इस पूरी राह को आसान कर दिया। और जी, अब कैरेक्टर के हवाले से देखिए कि ये नहायत ज़रूरी है, और चाहे आम आदमी हो या वो फिर एक पॉलिटिकल लीडर हो, उसके लिए कैरेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ताकि ट्रस्ट बने और वो भरोसा हासिल हो जो कौम उनको फॉलो कर सके, नेशन फॉलो कर सके। इसमें मैं फिर एक दफ़ा पे उनकी वो यूथ से एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ और अगेन यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस वक्त वो इंग्लैंड में रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि हम मनी कैन बाय एवरीथिंग, मनी कैन बाय हैप्पीनेस, तो वो यहाँ पर डिनाई होता है। उन्होंने वहाँ बड़ी किफ़ायतशारी की, ये भी एक कैरेक्टर की मिसाल है। कम पैसों में अच्छी एजुकेशन हासिल करके, साउंड एजुकेशन हासिल करके वापस आए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ उनको एक क्रूशल डिसीजंस लेने थे वहाँ उनका कैरेक्टर बहुत नुमायाँ होता है, चाहे वो लखनऊ पैक्ट के वक्त का हो और वो उसके बाद उनको बेस्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है वो टाइटल भी मिलता है। तो वो यही वजह थी कि उनका कैरेक्टर था और मुखालिफ भी जो उनके एनिमीज़ हैं, जो उनकी अपोजिशन है, वो उनकी बात पर कन्विंस हो जाती है। ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट। 1920 में फिर हम देखते हैं 1819 में कि जो इतना बड़ा वाक़या होता है हिंदुस्तान में और वो उस पर रिज़ाइन करते हैं, तो ये भी कैरेक्टर की एक मिसाल है। उसके बाद हम उसके जो कमिटमेंट है कैरेक्टर के साथ, जो डिटर्मिनेशन है, वो हमें नज़र आती है 1940 की करारदाद पाकिस्तान के बाद, और वो कैरेक्टर की फ़ोर्स के साथ ये साबित करते हैं कि अगर उन पर भरोसा रखा जाए तो बिल आखिर जो है वो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और वो जो आपने पहला मिसरा इकबाल कहा है कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोच, तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कायद ने अपने कैरेक्टर को साबित भी किया और इसी बुनियाद पर हम बिल आखिर कौम जो है वो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुई। और जो कैरेक्टर बिल्डिंग की एक जो मिसाल आमतौर पे दी है आपने, और इस पर कोई दो राय नहीं है, एक दो वाक़यात जो मुझे हमने पढ़े, एक जो उनके वाक़यात हमें मिलते हैं, उसमें एक वाक़या मैंने पढ़ा था कि एक किसी जलसे में वो एक अवामी जलसे से ख़िताब कर रहे थे और अंग्रेज़ी में उनका खुतबा था।
खिताब कर रहे थे स्पीच के दौरान, पिन ड्रॉप साइलेंट, और स्पीच उनकी थी इंग्लिश में। अब बाद में खुतबे से एक ऐसे शख्स से पूछा गया कि जिसका हुलिया देखने में ऐसा था कि जिसका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, उनसे पूछा गया कि भाई आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं आया? ये अंग्रेज़ी में खिताब कर रहे हैं, अंग्रेज़ी में स्पीच दे रहे हैं, आपको कुछ समझ में आया है? तो उस बंदे ने कायद के कैरेक्टर पे भरोसा किया, बोला नहीं हमें ये तो नहीं पता है क्या कह रहा है, बल्कि हमें ये पता है कि ये जो कह रहा है सच कह रहा है और ये सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। और उसके बाद फिर वो एक टीम बनी। तो हम ये देखते हैं कि कायद का जो विजन था, विजन ऑफ पाकिस्तान, कैसा विजन उन्होंने बनाया था, ये पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते थे। और आज की जो यूथ है और हम सब हैं, हम सब पाकिस्तान को उसी कायद के विजन के मुताबिक अपने कैसे सपोर्ट करें पाकिस्तान को कि वो कायद का विजन पूरा हो। इसके हवाले से ज़रा कुछ पॉइंट्स। देखिए सिकंदर साहब, अब आप जो विजन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ये बात कह लेते हैं कि जो पाकिस्तान की जो अचीवमेंट है कायद आज़म के हवाले से, उनकी जो 42 ईयर्स का पॉलिटिकल करियर है, सारी चीज़ें एक तरफ रख दें आप, और ये अचीवमेंट है इसके मुतालिक ज़रा आप स्टैनले वॉलपर्ट को तो पढ़ें, ज़रा देखें कि उसने क्या कहा है कि फ्यू इंडिविजुअल सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. तो ये कायदे आज़म की अचीवमेंट है। अब ऐसा पाकिस्तान जिसका यकीनन विजन यही था कि हमारे लिए, आइंदा की जनरेशन के लिए, आज हम 75 ईयर्स के बाद लगभग जो टाइम हमने स्पेंड कर लिया है पाकिस्तान में, वो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें यकीनन लैकिंग हैं। लेकिन उनके विज़न के मुताबिक मैं एक आपके लिए कोटेशन ज़रा सा यहाँ से अपने यूथ के लिए पढ़ता हूँ कि इफ़ वी वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, देखें हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, we want, of course we want happy Pakistan, we want a prosperous Pakistan, so we should concentrate on the well-being of the people. That is the main message. Concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. So every one of you, no matter what his color, caste or creed, is first, second or last, is a citizen of this state with equal rights, privileges and obligations. ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन ली है कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच से, जो कि उन्होंने 1947 में की थी। इसका बहुत सा हिस्सा लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात करता है, करप्शन में भी बात करता है। अगर आज हमारे बिलखुसूस जो हमारा सियासी इस वक्त मंजरनामा है और जो पोलराइजेशन है और जो डिफरेंट किस्म के हम कन्फ्लिक्ट्स में इस वक्त जो है वो घिर गए हैं, अवाम जो है वो मायूसी का शिकार है। काश के हम ये पैगाम अपनी कौम को दे सकें और मज़ार कायद के इस अहाते में, और ये पीछे मैं देख रहा हूँ कि जो मज़ार का इतना खूबसूरत वो मेहनत जो हमारे आबा अजदाद ने की, काश कि आज हमारे हर तबका, जो कि यहाँ पर जो इस कोटेशन में कायद ने कहा है कि एवरी सिटीज़न ये कोशिश करे कि पाकिस्तान एक हैप्पी और प्रॉस्पेरस फ्यूचर ले, और हमारी अगली जनरेशन इस मुल्क को छोड़ने के बजाय, मायूसी के बजाय इस मुल्क में स्टे करे, इसको प्रॉस्पेरस करे, इसकी प्रोग्रेस के लिए बाय लिप्स एंड बाउंड डे इन एंड डे आउट कोशिश करे। और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि ऐसा ज़रूर होगा और पाकिस्तान अपने उस मुस्तकबिल को ज़रूर हासिल करेगा जिसके लिए हमारे जो है आबा अजदाद ने कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बात ख़त्म करता हूँ इस बात पर कि इंशाल्लाह वो मंजिल जो पाकिस्तान के लिए तकदीर में मुतय्यन है वो यही है कि पाकिस्तान की मंजिल क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वो वक्त जो कभी सियासत में जो था IML इंडियन मुस्लिम लीग का था, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का था, इंशाल्लाह ये कन्वर्ट होकर हमारे इकबाल का, कायद का और हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं का और आइंदा जनरेशन की मेहनत का वो ये कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड मुस्लिम लीग एक बन जाए और हम जो है वो एक रोशन मुस्तकबिल पूरी दुनिया को जो है वो पाकिस्तान से फराहम कर सकें और दुनिया जो है वो हमारी इस मिसाल से जो है वो एक सबक हासिल करे। बहुत ही जज्बे के साथ और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो आपने बातें बताई हैं, ये बहुत काम की बातें हैं। और अगर आज का नौजवान इसको फॉलो करे और हम सब इसको फॉलो करें, कायद के विजन के मुताबिक हम पाकिस्तान को ढालने की कोशिश करें, तो यकीनन हमें एक ऐसा पाकिस्तान नज़र आएगा। और उम्मीद हो कि हम काम करें तो यकीनन कोई ना कोई राहें खुलेंगी। राहें खुलती ही उसी वक्त हैं जब हम पुरुम्मीदी के साथ काम करते हैं। तो बस आज की इस गुफ्तगू को अपने इस इख्तिताम की तरफ लेकर आएंगे। और जो आज की हमने इस गुफ्तगू में अपनी जो बात रखी है वो कायद की ज़िंदगी के उन पहलुओं को उठाया है जो कि शायद आज का नौजवान मिस कर रहा है
और उसमें उनका एजुकेशन करियर है, उनका पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका कैरेक्टर है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसे मैं समझता हूँ, और विजन ऑफ पाकिस्तान पे हमने बात की। इसी के साथ साथ हमें इन सारे पहलुओं को, इन सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि बकौल कायद, खुद कायद ये कहते थे कि पहले आप फॉलोवर बने फिर आप कमांडर बनेंगे। फॉलोइंगशिप पहले आती है, कमांडिंग बाद में आती है। तो कायद भी यही कहते थे कि फर्स्ट यू हैव टू फॉलो देन यू हैव टू कमांड। तो इसी के साथ साथ बस हम इख्तिताम करेंगे। वाक़या मैं सुनाता जाता हूँ कि 1945 और 46 का जो इलेक्शन था वो बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग ने विन किया। और ये क्यों विन किया, इसके पीछे भी कायद की एक विजनरी, एक कैरेक्टर बिल्डिंग वाली लीडरशिप थी। हुआ ये था कि जो इलेक्शन से पहले जो कैंपेन चलता है, तो 1945-46 की इलेक्शन से पहले जो हमने वाक़या पढ़ा था उसमें ये था लिखा हुआ कि कायद जो है वो पब्लिक से खिताब करने आए थे, स्पीच देने आए थे, और उनका अंदाज़ जो था वो थोड़ा सा बोलने का अंदाज़ उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो कहने का अंदाज़ ये था उनका कि तुम हमको एक हाथ से वोट दो, हम तुमको दूसरे हाथ से पाकिस्तान देगा। ये जो उनका स्टाइल था, ये जो कॉन्फिडेंस था, ये अवाम को कन्विंस किया, और इसकी बेस पे पहली मर्तबा मुस्लिम लीग ने एक बहुत बड़ी तादाद में उस इलेक्शन को विन किया। तो यही कुछ विनिंग कैरेक्टर हमें चाहिए, और इसी कैरेक्टर की बिहाफ पे हम ये काम कर पाएंगे और बड़ी से बड़ी काम को हम अचीव कर पाएंगे। बस आज इस कायद के साए में रहते हुए हमने कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश की है, और खुदा से दुआ है कि इस कौम में भी वो सलाहियत पैदा हो और नौजवानों में वो सलाहियत पैदा हो कि कायद की जो एक विजनरी लीडरशिप थी उसको समझें, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ें। और इसके लिए मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, और साथ साथ कायद आज़म के मज़ार के इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो साथ हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इनके पॉइंट्स की वजह से जो आज ये पहलू उठा ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। हमारी मीडिया टीम ने इसका बहुत रोल अदा किया इस पूरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। हम अपनी पूरी मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करेंगे।